नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूं सभी लोग अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर सकूं। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी एक बार लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। प्लीज आप सभी एक बार लाइव आ जाइए जल्दी से, ठीक है। दिव्यांशु, उसके बाद में विशाखा, महिपाल, सभी लोग एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। स्वाति, राहुल, सुबोध, धीरू, विकास, ज्योति चौहान, रोहित, प्रेम प्रकाश, फनेश, विमल, निशा, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद यही रहती है देखो कि आप सभी अच्छे रहें, ठीक है, स्वस्थ रहे, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र हमने कल जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहीं पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपका जो क्या कहते हैं संघ है, संघ का निर्माण कैसे हुआ है, और कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इस संघ से अलग नहीं हो सकता है। क्यों अलग नहीं हो सकता? क्योंकि ये कोई समझौता नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं था स्टेट्स के साथ कि आप जब चाहें तब अलग हो सकते हैं। इस तरह का कोई स्टेटमेंट यहां पर नहीं रखा गया था। तो आर्टिकल 1 जिसमें कहा गया इंडिया दैट इज भारत अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि आपके भारत देश के लिए आर्टिकल 1 में इंडिया और भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल 2 जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर भारत कल के समय में या कल या परसों कभी भी आने वाले भविष्य में किसी भी अन्य भाग पर कब्जा करता है जो कि भारत के बाहर का हिस्सा है, तो उसको भारत में किस तरीके से हिस्सा बनाया जाएगा, इसकी विधि कौन बनाता है? इसकी विधि प्यारे बच्चे संसद बनाती है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे आर्टिकल 3 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 3 में मैंने बताया था कि भारत के अंदर की बात करता है, यानी कि जो वर्तमान में आपके राज्य हैं, अगर उन राज्यों में परिवर्तन होता है तो संसद साधारण बहुमत से करती है। यानी कि यूपी से उत्तराखंड का बनना, या छत्तीसगढ़ का एमपी से अलग होकर बनना, या झारखंड का बिहार से अलग होकर बनना संविधान में संशोधन नहीं है। क्योंकि प्यारे बच्चे, साधारण बहुमत से अगर संविधान में कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो वो संविधान में संशोधन नहीं माना जाता। या किसी राज्य का परिवर्तन, जो नाम है उसका नाम परिवर्तित किया जाता है, या उसके बॉर्डर या फिर आपके सीमा को परिवर्तित किया जाता है, तो ये सब आर्टिकल 3 के अंदर होता है। और ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 3 एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बात करता है, मतलब कि जो वर्तमान राज्य भारत में स्थित हैं उनमें चेंजेस की बात करता है। लेकिन बाहर से कोई हिस्सा आएगा तो बाहर से प्यारे बच्चे कोई भी हिस्सा आएगा तो वो आर्टिकल 2 में आएगा, क्लियर है। लेकिन एग्जिस्टिंग स्टेट की बात करेंगे तो क्या आएगा? तो फिर आर्टिकल 3। फिर आर्टिकल 4 में मैंने बताया था कि आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में संसद जो भी काम करती है वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा, यानी कि वो संविधान के संशोधन के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, वो संविधान में संशोधन नहीं होगा। आपका आर्टिकल 2 में केवल संसद विधि बनाती है, लॉ बनाती है कि किस तरीके से बाहरी हिस्सों को भारत का हिस्सा बनाया जाएगा, और विधि बनाने के लिए कोई संशोधन नहीं करना पड़ता। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब किसी बाहरी हिस्से को भारत का राज्य बनाया जाएगा तो उस समय संसद को क्या करना होगा? संशोधन। और यह बात किस केस में कही गई कि बाहरी हिस्से को भारत का हिस्सा बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा? तो ये देखिएगा, अब आगे की चीजें मैं आपको समझाने वाली हूं, ध्यान से सुनना। फिर मैं आपको पहले एक बार पढ़ लो, फिर समझा देती हूं, फिर उसके बाद एक बार और पढ़ लेंगे तो चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी। ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा। देखिए, आर्टिकल 4 के बाद में आपका एक जो है केस आपने पहले भी पढ़ा है, बेरूबाड़ी केस। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि बेरूबाड़ी मामला जो है आपका वो कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था। जो बच्चे उस आपने प्रियम्बल जिन बच्चों ने पढ़ा है उन सभी को इसका आंसर पता होगा। तो बताइएगा, बेरूबारी मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में गया, तो प्रियम्बल में बेरूबारी मामले में ये क्वेश्चन किया गया था कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। और इसी मामले में प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन और किया गया। बेरूबारी एक्चुअली एक जगह है जो पाकिस्तान की है, ठीक है।
पायल आपकी तरफ प्रॉब्लम है, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड श्वेता शाक्या, बिल्कुल सही आंसर किया है आपने 1960। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर किया है आपने कि बेरोबाड़ी मामला मैम 1960 में आया था। किसके समक्ष आया था? सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया था। सुप्रीम कोर्ट से इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया? कहां आया है? सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। यह प्रश्न आया कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन की संसद की शक्ति में क्या किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति निहित है? ये क्वेश्चन पूछा गया। अब मैं आपको इसको पहले प्लेन स्लाइड पर थोड़ा समझाती हूं कि क्वेश्चन है क्या। एक्चुअली यहां पर यह कहा जा रहा है कि आप सभी को मैंने अभी बताया कि आर्टिकल 3 में आपकी जो संसद है, ये संसद क्या कर सकती है? राज्य का गठन कर सकती है। ठीक है, एक राज्य से दूसरा राज्य बना सकती है। उसके साथ उसके क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है, या नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये तो बोल रहा है कि ठीक है, ये आर्टिकल 3 में संसद ऐसा कर सकती है, लेकिन किसके अंदर कर सकती है? भारत के अंदर। तो ये तो सब कर रखा है। ठीक है, ये शक्ति संसद को आर्टिकल 3 में आपने दे दी कि संसद किसी भी एक राज्य को तोड़कर नया राज्य बना सकती है, उसके क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन कर सकती है, या फिर वो उसके नाम को भी चेंज कर सकती है। जैसे केरल का नाम केरलम करने की जो है इस समय बात चल रही है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं तो फिर उसके बाद में ये बात सही है, ठीक है, ऐसा संसद कर सकती है। अब क्वेश्चन अगला ये है कि भैया ये बताओ कि क्या संसद भारत के किसी भाग को आर्टिकल 3 के तहत अन्य देश को दे सकती है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि संसद आर्टिकल 3 में जो भी काम करती है, जो भी कार्य करती है, वो साधारण बहुमत से करती है, और साधारण बहुमत से संशोधन नहीं होता। ये सब किस तरीके से होते हैं? साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पार्लियामेंट न्यू स्टेट्स को फॉर्म कर सकती है, उनके बॉर्डर या फिर उनके नेम को चेंज कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन है कि क्या साधारण बहुमत से भारत का कोई राज्य संसद किसी दूसरे देश को दे सकती है? कोई भाग राज्य नहीं, कोई भाग किसी दूसरे देश को दे सकती है? क्या आर्टिकल 3 के तहत संसद ऐसा कर सकती है? सारे बच्चों ने लिखा है नहीं। तो बिल्कुल मतलब आप इस बात को अब समझ गए हो कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा करने के लिए संसद को संविधान में संशोधन करना होगा। संसद को संविधान में संशोधन करना होगा। संविधान में संशोधन करना होगा, अमेंडमेंट करना होगा, और वो अमेंडमेंट के थ्रू ही ऐसा कर सकती है, संशोधन करना होगा। आगे अब मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तो उसमें यही लिखा होगा। और ध्यान रखना कि केवल देने के समय ही संशोधन नहीं करना, जब वो किसी बाहरी क्षेत्र को, ध्यान रखना, जब कोई बाहरी क्षेत्र है और संसद क्या करेगी? संसद जब इसे भारत का हिस्सा बनाएगी, तब भी संशोधन।
हिस्सा बनाएगी तब भी संशोधन, तब भी संशोधन होगा। यानी कि चाहे संसद किसी भाग को किसी देश को दे या फिर संसद किसी दूसरे देश के भाग को भारत में मिलाए, दोनों कंडीशन में उसे संशोधन करना पड़ेगा। बिना संशोधन के ये काम नहीं हो सकता, ये आप ध्यान रखना। और लेने और देने का एग्जाम्पल भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो पहले तो बेटा आप बस इतना बताएं कि क्या आपको ये बात समझ में आई कि संसद से कि सुप्रीम कोर्ट से यहां पे क्या पूछा गया। क्या आपने इस बात को अच्छे से समझा कि संसद से यहां पर क्या पूछा गया? बताइए जल्दी से, फटाफट एक बार थम्स अप करेंगे अगर आपको बात समझ आई है, क्योंकि समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो कभी भी फिर हम भूलते नहीं हैं। जल्दी बताएंगे, क्या ये बात समझ में आई कि भाई किसी को दूसरा हिस्सा देना है? प्यारे बच्चे, प्रवेश कुमार जी, आपने मेरी बात को इसका मतलब समझा ही नहीं। आर्टिकल 2 में केवल विधि बनाई गई है, केवल यह बताया गया है कि किस तरीके से भारत में राज्यों किसी बाहरी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। केवल विधि की बात की गई है बेटा, विधि की। लेकिन जब उसे यहां पे स्थापित किया जाएगा तब संविधान में संशोधन होगा, जब उसे राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो यहां पर संसद ने सीधा ये पूछा गया कि आर्टिकल 3 में संसद साधारण बहुमत से जो कार्य करती है, क्या वो भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को साधारण बहुमत से दे सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं दे सकती। यह आपको ध्यान रखना है। संसद आर्टिकल 3 में मैंने अभी आपको समझाया कि ये सारे काम साधारण बहुमत से करती है, लेकिन अपने देश का कोई हिस्सा संसद साधारण बहुमत से नहीं दे सकती। एक बार मैं इसे मैप से और क्लियर करती हूं और फिर आपका रिस्पांस लूंगी। जैसे मैं आपसे ये कहना चाह रही हूं कि आपने एक देश का नाम सुना है बांग्लादेश। ये रहा प्यारे बच्चे बांग्लादेश, और ये है हमारा प्यारा भारत। अब बांग्लादेश का कोई हिस्सा, मान लो ये वाला हिस्सा मुझे कहां ले जाना है? भारत के अंदर। तो बेटा हमें संशोधन करना होगा। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे गुजरात का एक हिस्सा पाकिस्तान को देना है, तो भी मुझे क्या करना होगा? संशोधन। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संसद ने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया तो साधारण बहुमत, ठीक है, कर सकते हैं, साधारण बहुमत से हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। छत्तीसगढ़ आपका एमपी से अलग होकर बना, यह भी ठीक है, संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। उसके बाद कर्नाटक का नाम चेंज, मैसूर हुआ करता था पहले इसका नाम, और मैसूर से इसे कर्नाटक कर दिया गया। संसद ऐसा कर सकती है। ये सारे काम संसद साधारण बहुमत से कर सकती है, लेकिन बांग्लादेश का हिस्सा अगर भारत में लेकर आना है तो भी संशोधन, और अपना कोई हिस्सा अगर उसे बाहर देना है तो भी संशोधन। ले चाहे दे, बाहर के हिस्से की अगर बात होगी तो संविधान में संशोधन होगा जब उसे भारतीय हिस्सा बनाया जाएगा, या भारत से कोई हिस्सा तोड़कर किसी दूसरे देश को दिया जाएगा। दोनों ही सिचुएशन में संशोधन होगा, यह आपको ध्यान रखना है। क्या अब यह बात समझ में आई? अब आप थम्स अप करो फटाफट, क्योंकि जब तक सबके थम्स अप्स नहीं आएंगे तब तक, अब मैंने आपको मैप के थ्रू समझाया कि साधारण बहुमत से क्या क्या हो सकता है और संविधान संशोधन की जरूरत कब पड़ती है। अब मुझे सबके थम्स अप्स चाहिए। अब बताइए बात दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? सुप्रीम कोर्ट से यही क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर संसद अपना कोई भाग दूसरे देश को देती है, जैसे मान लो गुजरात का भाग पाकिस्तान को दिया, तो क्या संशोधन करना पड़ेगा? उसने कहा करना पड़ेगा, साधारण बहुमत से यह सब नहीं होगा।
बहुत बढ़िया, अब क्लियर हो गया, शाबाश। यही तो बस चाहिए सभी लोगों से, मुझे सभी लोगों की सहमति लेना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी सहमति नहीं होगी तब तक ना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा और ना आपको पढ़ने में। अब सबके थम्स अप सारे लाइन से, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे देखिए, आगे देखिए यहां पर क्या हुआ। अब इसका कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है बेटा, देखो एग्जाम्पल क्या कहा संसद ने, देखिए क्या कहा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने कहा कि संसद साधारण विधि से ऐसा नहीं कर सकती, इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। किसके लिए? अगर वो अपना कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को देना चाहती है तो उसे आर्टिकल 368 का यूज करना होगा, उसे संविधान में संशोधन करना होगा, ठीक है, बात समझ आई। आगे देखिए, अब एग्जाम्पल देखते हैं कि आज तक कभी ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। संसद द्वारा 9वां संविधान संशोधन 1960 पारित करके बेरूबाड़ी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया। तो संसद ने क्या किया कि ये जो बेरूबाड़ी वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र किसको दे दिया प्यारे बच्चे? पाकिस्तान को। और जब क्षेत्र पाकिस्तान को दिया जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन। बेरूबाड़ी जो कि भारत में एक समय पे हिस्सा था, और आप जानते हैं कि भारत से ही पाकिस्तान बना है, भारत से ही क्या बना है अलग होकर? पाकिस्तान। तो जब आपकी एक आपने लाइन सुनी होगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन है, और वो लाइन को हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। उस लाइन के हिसाब से बेरूबाड़ी वाला जो हिस्सा था वो पाकिस्तान के अंदर आ रहा था, बाद में पता चला। तब ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पास गया था कि भैया ये बताओ कि क्या संसद अपना कोई भाग आर्टिकल 3 के तहत दे सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आर्टिकल 368 के तहत दे सकती हैं। तो संसद को यह बात समझ आई और संसद ने पहले संविधान में 9वां संशोधन किया और संशोधन करके बेरूबाड़ी वाला केस क्षेत्र किसको दे दिया? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को दे दिया। अब देने की बात थी तो क्या करना पड़ेगा? संशोधन। अब दूसरा एग्जाम्पल सुनो। 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंप दिए गए। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपके संविधान में 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में। सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सीए का मतलब क्या है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन। अब यहां हुआ क्या था कि आपका इधर मानो एक तरफ है बांग्लादेश, ठीक है, ध्यान से सुनना, और दूसरी तरफ है प्यारे बच्चे आपका भारत देश, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था, यह संशोधन क्यों करना पड़ा? और यह है प्यारे बच्चे बांग्लादेश। आपको मैं बता दूं कि भारत का कुछ हिस्सा किसके पास था? ये भारत का हिस्सा है जो कि बांग्लादेश के पास था, और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा किसके पास था? भारत के पास था। अब इन दोनों ने बीच में समझौता कर लिया। बांग्लादेश ने कहा कि भैया मेरा जो हिस्सा है ये वाला किसका हिस्सा था? बांग्लादेश का। तो ये हिस्सा आप मुझे दे दो। अब भारत अपना हिस्सा देगा, संशोधन। फिर यहां पे बांग्लादेश में भारत का हिस्सा था, इसने कहा कि भैया ये वाला हिस्सा आप मुझे भारत में दे दो। तो जब ले रहा है तब भी क्या करना पड़ेगा? संशोधन। तो यहां पे दोनों चीजें हो रही हैं। भारत आपके बांग्लादेश को हिस्सा दे भी रहा है और बांग्लादेश से अपना हिस्सा ले भी रहा है। तो इन दोनों कंडीशन के लिए क्या होगा? संशोधन होगा। दोनों कंडीशंस के लिए क्या होगा? संशोधन। तो संविधान में कर दिया गया
गया 100वां संविधान संशोधन, और इस संशोधन के द्वारा ये वाला हिस्सा भारत में चला गया और ये वाला हिस्सा बांग्लादेश में आ गया। क्या बेटा बात समझ में आई? क्या बच्चे आपको ये बात समझ आई? एग्जाम्पल दिया बेटा, चाहे ले चाहे फिर दे, दोनों ही कंडीशन में संशोधन। लेकिन अगर भारत के अंदर परिवर्तन होगा तो फिर कोई भी संशोधन नहीं होगा। मैं आज के बाद आपको लिखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि सिलेबस मुझे कंप्लीट कराना है। आप लिखने का काम बाद में करेंगे, मैं ये काम क्लास में नहीं कर पाऊंगी। इसकी वजह से बेटा बहुत देर होती है क्लास में। 1 घंटे की क्लास होती है जिसमें से आपको 20 मिनट लिखने के लिए चाहिए होते हैं और बाकी टाइम फिर बेकार हो जाता है। आप खुद सोच के देखिए कि एक तरफ आपको सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, डेली आप मुझे टैग करते हैं, लिखने के लिए आपको पीडीएफ पहले ही दे दी जाती है, तो आप लिखने का काम तब करेंगे या फिर आप बाद में करिए। मैं लिखने का टाइम ना आपको यहां दूंगी और ना ही इतिहास में। पीडीएफ एडवांस क्यों दी जाती है? इसीलिए दी जाती है। स्मार्ट बनो, थोड़ा चीजों को लिख के रखो और जगह छोड़ो। जो मैं चीजें ऐड करवाती हूं उसको ऐड कर लो, नहीं तो फिर बाद में बनाओ। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आज के बाद बेटा ये नहीं कर पाऊंगी, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी और आप लोगों को कोऑपरेट करना ही पड़ेगा अगर आप सिलेबस टाइम पे कंप्लीट चाहते हैं। अमित प्लीज बेटा, कोई एक्सक्यूज इस बार नहीं चलेगा। मैं अब नहीं दूंगी मतलब नहीं दूंगी, ठीक है? चलिए, आपने यहां तक चीजें समझी। अब हम पढ़ते हैं आपका जो प्यारा भारत देश है। ये भारत देश के बारे में, जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, इस भारत देश का आखिर कैसे, ये भारत देश जो आज के समय में हमें मैप दिखता है, ये वाला मैप, ये कैसे बना? क्या स्टार्टिंग से भारत जैसा था? क्या भारत स्टार्टिंग से ऐसा ही था? है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, पहले मैं थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगी ताकि आपको पढ़ते समय चीजें क्लिक करें माइंड में। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ध्यान से आपको मेरी बात सुननी है। मैंने आपको पहले बताया था जब संविधान सभा का निर्माण पढ़ाया कि ब्रिटिश भारत में 3 चीजें हुआ करती थी। ध्यान से सुनिएगा, 3 चीजें हुआ करती थी। एक तो ब्रिटिश प्रांत, फिर मैंने आपको बताया था दूसरा हुआ करता था चीफ कमिश्नरी प्रांत, और तीसरा हुआ करता था प्यारे बच्चे देसी रियासतें। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो भारत को आजाद करने के बाद क्या किया गया? 4 कैटेगरी में बांट दिया गया पूरे भारत को। अब उस कैटेगरी में किस किस को रखा गया ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना है आपको। तो अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे, तो ये जो आपका भारत था जब आजाद हुआ तो उसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, और जब उसे 4 कैटेगरी में बांट दिया गया तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। लोगों ने कहा कि जिस तरीके से आपने भारत का निर्माण किया है उस तरीके से हमें मंजूर नहीं है। स्वतंत्रता के बाद लोगों ने इस मांग को उठाया कि हमें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। स्वतंत्रता कब हुई थी? 1947 में। स्वतंत्रता के बाद लोगों ने यह कहा कि हमें क्या चाहिए? हमें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। आपने जो कैटेगरी बनाई है ये कैटेगरी से हम सहमत नहीं हैं, हमें भाषा आधारित राज्य दो। और उस समय प्यारे बच्चे आप जानते हैं कि 1947 के समय तक संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि राष्ट्रपति तो वो 1950 में बने हैं। तो उन्होंने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कि भाषा आधारित राज्य हमें चाहिए, और ये मांग लोगों की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक पहुंच गई।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसके लिए कमीशन बनाया जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। उस कमीशन से प्रसाद जी ने पूछा कि आप ये हमें बताओ चर्चा करके कि क्या हमें भाषा आधारित राज्य बनाने चाहिए। तो कमीशन ने कहा कि नहीं। कमीशन ने कहा नहीं, आपको भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाने चाहिए। केवल भाषा किसी भी राज्य को बनाने का आधार नहीं होती। आपको किसी भी राज्य को बनाने से पहले उसकी वित्तीय स्थिति को, उसकी प्रशासनिक स्थिति को, उसकी भौगोलिक स्थिति को, सारी चीजों को देखकर किसी भी राज्य का गठन करना चाहिए। इस समिति ने साफ मना कर दिया। जब इस समिति ने मना किया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं अभी सहमत नहीं हुए, तो उन्होंने एक समिति बनाई, जेवीपी समिति। जेवीपी में जे फॉर था जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर था वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर था पट्टाभी सीता रमैया। उस समिति से भी सेम प्रश्न किया गया कि क्या भाषा आधारित राज्यों का गठन होना चाहिए, तो समिति ने भी कहा कि नहीं होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लोगों से कहा कि हमने एक कमीशन बनाई थी और एक समिति बनाई थी, दोनों का यह कहना है कि किसी भी राज्य का आधार केवल भाषा नहीं हो सकती, तो हम भाषा आधारित राज्यों का गठन नहीं कर सकते। लेकिन एक भाषाई लोग जिनका आपने नाम सुना होगा, तेलुगु भाषी लोग, तेलुगु भाषी लोगों ने सरकार, मतलब जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उनकी इस बात को नहीं माना और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और कहा कि हमें अलग भाषा आधारित राज्य चाहिए। और इसमें उनका साथ दिया एक व्यक्ति हैं पोटी श्रीरामुलु। पोटी श्रीरामुलु ने गांधी जी के मार्ग का अनुसरण करते हुए आमरण अनशन शुरू किया और आमरण अनशन शुरू किया तो प्यारे बच्चे 58 डेज में उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद आंदोलन बहुत तेजी से भड़का और फिर यहां पे सरकार को मजबूर होना पड़ा। जिस समय की मैं बात कर रही हूं उस समय सरकार बन चुकी थी, तो सरकार को मजबूर होना पड़ा और सरकार के पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले भाषाई आधारित राज्य का गठन किया, पहले भाषाई आधारित राज्य का गठन किया और कहा कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य होगा। और यह किसके लिए? तेलुगु भाषी लोगों के लिए। अब एक राज्य गठित हो गया तो बाकी लोग कहने लगे इनके लिए कराए तो हमारे लिए भी करो। अब सरकार बड़ी परेशान। सरकार ने कहा कि भाई हम जो हैं भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से पहले कमीशन बनाएंगे, जिसे बनाया फजल अली कमीशन। और यही फजल अली कमीशन फिर आपके भारत का निर्माण करेगा। तो फजल अली कमीशन से पहले जो बातें मैंने आपको बताई, पहले आप उन्हें सुन लो, फिर हम फजल अली कमीशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। आप देखो, जो कहानी मैंने सुनाई है उस कहानी में आपको सारी चीजें बोर्ड पर देखनी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के मद्देनजर संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जून 1948, करेंगे इस डेट को, जून 1948 को न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया। तो आप समझ गए होंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जब ये मांग की गई लोगों के द्वारा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक कमीशन बनाया। कमीशन का नाम क्या है? आपका धर कमीशन। ये जो कमीशन बना है प्यारे बच्चे, इस कमीशन का नाम क्या है? धर आयोग। किसके नाम पर रखा गया है? तो इसके जो अध्यक्ष हैं एस.के. धर। और ये कौन थे? एस.के. धर कौन है प्यारे बच्चे? तो आप कहेंगे एस.के. धर इस कमीशन के अध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ एक जस्टिस हैं, एक न्यायाधीश हैं। और इन न्यायाधीश की अध्यक्षता में 4 लोगों के साथ में ये कमीशन आपका बना। और कमीशन का गठन कब हुआ? जून 1948 में। तो मैंने अभी क्या क्या बताया आपको कि प्यारे बच्चों, एक धर आयोग बना,
एक धर आयोग बना और धर आयोग का गठन कब हुआ? तो आप कहेंगे जून 1948। ठीक है। और इस धर आयोग का गठन किसने किया? किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा गठन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा गठन। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न आपसे बनेंगे। अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? तो आप कहेंगे एस के धर। एस के धर, और इसीलिए इसका नाम पड़ा धर आयोग। इसमें कितने सदस्य थे? तो आप कहेंगे इसमें सदस्यों की संख्या है 4। और इस आयोग से क्यों बनाया गया था ये आयोग? तो इस आयोग से कहा गया कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए? क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए या नहीं? इससे कहा गया कि आप हमें इस प्रश्न पर विचार करके अपनी रिपोर्ट दो। इस आयोग से कहा गया। नहीं, 27 नवंबर नहीं, जून 1948 होगा राहुल, इसको चेक करना आप गूगल पर। ठीक है। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो प्यारे बच्चे, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आप पढ़ लो यहां पर। तो यहां तक की बातें मैंने आपको बताई कि इसका गठन किया गया, कितने सदस्य थे, कब गठन किया गया, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब ये जब गठन हुआ उसके बाद इसको क्या देनी थी? रिपोर्ट देनी है। तो इसने रिपोर्ट कब दी? आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट में भाषा की जगह, इसने कहा भाषा नहीं, भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय और विकास की सुविधाओं के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया। कहा इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कि अगर आप राज्यों का पुनर्गठन करना ही चाहते हैं, उन्हें अगर आप रीऑर्गेनाइज्ड करना चाहते हैं, तो आपको रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव, ज्योग्राफिकल, फाइनेंशियल और डेवलपमेंट कन्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए राज्य बनाना चाहिए। केवल भाषा किसी भी राज्य का आधार नहीं हो सकता। तो आयोग ने रिपोर्ट कब दी? 10 दिसंबर 1948 को। इस स्लाइड पे आप रिपोर्ट की डेट भी ऐड कर लो। और किस आधार पे कहा कि भैया प्रशासनिक व्यवस्था देखो, भौगोलिक स्थिति देखो, वित्तीय विकास की सुविधाएं देखो, ये सब आपको देखना चाहिए। तो इसने मना कर दिया। तो आपसे प्रश्न क्या बनेंगे? एस के धर आयोग का गठन कब किया गया? एस के धर आयोग ने रिपोर्ट कब दी? एस के धर आयोग की अगर हम बात करें तो एस के धर आयोग का गठन किसने किया? एस के धर आयोग का अध्यक्ष कौन था? धर आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो एस के धर। और कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य। और इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। ठीक। अब इस आयोग की आगे इसमें एक लाइन ऐड करना। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1948 में जेवीपी समिति का गठन किया गया। जेबीपी समिति का गठन किया गया। कब किया गया? 1948 में। नहीं नेहा, जो मैं ब्लैंक शीट पे लिख रही हूं वो आपको समझाने के लिए लिख रही हूं, बाकी पीडीएफ में सब लिखा हुआ है, तो आपको डबल बार नोट करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ प्लेन स्लाइड पे इसलिए लिख के समझाया जाता है ताकि आपकी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। अगर कोई कंफ्यूजन बच गई है तो वो खत्म हो जाए।
ठीक है, तो इस कमेटी इस आयोग ने रिपोर्ट दी, कमीशन ने रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट के बेस पर ही कौन सी कमेटी बनी? जेवीपी कमेटी। और जेवीपी कमेटी के बारे में पढ़ो। जे फॉर प्यारे बच्चे होगा जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर होगा वल्लभ भाई पटेल, और प्यारे बच्चे पट्टाभी सीतारमैया। ये है जेवीपी का मतलब। जेवीपी की 3 सदस्यीय समिति गठित की गई। गठन कब हुआ है? तो गठन हुआ है 1948 में। ठीक है, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1 अप्रैल 1949 को प्रस्तुत की, और उसने क्या कहा? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। यानी इस समिति ने भी कहा कि भाषा के आधार पर आपको राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। हाँ जी बेटा, एसएससी एमटीएस की तैयारी हो जाएगी इस बैच से। तो गठन कब हुआ है? 1948 में। रिपोर्ट कब दी? 1 अप्रैल 1949 को। और क्या कहा? नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। यानी कि धर आयोग और जेबीपी समिति दोनों ने मना कर दिया। क्लियर है? यह आपको ध्यान रखना है। आगे आगे क्या होता है? अब जब मना किया तो तेलुगु भाषी लोग नाराज हुए। तो तेलुगु भाषी लोगों ने क्या किया? तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन की मांग का समर्थन करते हुए पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन आरंभ कर दिया, जिनकी 58 या 58 करना, 58, यहां पर भी प्यारे बच्चे 58। और 1 मिनट, मैंने एक करेक्शन और करवाया था, वो इंग्लिश में नहीं किया है शायद। हाँ, यहां पे करना जून 1948, इंग्लिश में भी करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, करेक्शन दोनों जगह लगने चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। 58 डेज में। अब 56 क्यों लिखा रहता है मैम? 56 भी तो लिखा रहता है। दिव्यांशु, हिस्ट्री की क्लास नहीं चल रही है, पॉलिटी की चल रही है। आपको यह सोचना चाहिए कमेंट करने से पहले। पॉलिटी क्लास में आपसे पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे, ना कि हिस्ट्री के। और अगर आप इतना कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर मैं आपको ब्लॉक करवा दूंगी। फिर आप मत बोलिएगा कि क्यों ब्लॉक करवाया है मैम, क्योंकि आप लोग प्यार से मानते ही नहीं हो। कितना भी आपको समझा लो, फिर आप कहते हो कि आप गुस्सा करते हो। आपके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है मुझे। मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना नहीं चाहती आपके साथ, लेकिन आप खुद सोचिए कि आपकी क्या हरकतें रहती है। पूरा कमेंट बॉक्स भर दिया है आपने। अगर किसी बच्चे का यहीं से क्वेश्चन आ रहा होगा जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूं, तो मैं उस क्वेश्चन को नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि आपने पूरा हिस्ट्री से भर दिया है। बेटा, इतना तो आप सेंस रखो कि जिस सब्जेक्ट की क्लास चल रही है एटलीस्ट उसके बारे में आप पूछ लो। प्लीज एक बार ध्यान रखिए। कविता सुन लीजिए, अभी बात खत्म नहीं हुई है। 56 पे भी मैं आ रही हूं। प्यारे बच्चे, जब इन्होंने फास्टिंग स्टार्ट की, यानी कि आमरण अनशन, ठीक है, आमरण अनशन जिसे हम कहते हैं फास्टिंग स्टार्ट की इन्होंने। तो इन्होंने जब स्टार्टिंग की तो 56 डेज में क्या हुआ? इनकी तबीयत खराब हुई। इनकी तबीयत खराब हो गई 56 डेज में। तबीयत खराब हुई प्यारे बच्चे, तो इन्हें अस्पताल लेकर गए। हॉस्पिटल कहते हैं अस्पताल को, ठीक है, इन्हें अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल लेकर गए। और प्यारे बच्चे, जब इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो हॉस्पिटल में ये 2 दिन कोमा में रहे। 2 दिन कोमा में रहे। कोमा समझते हो ना, जिसमें व्यक्ति अपनी जो उसकी सिर्फ धड़कनें चलती हैं, सांसें चलती हैं, ठीक है, लेकिन वो जिंदा रहते हुए भी जिंदा नहीं रहता। क्लियर? अब उन्होंने क्या किया कि 2 दिन बाद वो किसमें? कोमा में चले गए 2 दिन के लिए। और फिर प्यारे बच्चे 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। आप इसको चेक कर सकते हैं, 2 दिन बाद क्या हुई है? उनकी डेथ। तो अब आप ऐड करो 56 + 2, कितना हो गया? 58।
58 डेज में इनकी डेथ हुई है। 56 डेज में तो इनकी तबीयत खराब हुई। 56वें दिन फटाफट इनको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल ले जाकर ये 2 दिन कोमा में रहे और 2 दिन बाद इनकी डेथ हो गई, यानी कि 58 डेज में इनकी डेथ हुई है। टोटल डेज कितने होंगे? 58, 56 नहीं। और डेथ की डेट क्या है प्यारे बच्चे? 15 दिसंबर 1952। आप लगा लीजिए 58 डेज को, इसमें आप ऐड कर दीजिए। कोई बात नहीं दिव्यांशु, लेकिन आगे से आप ध्यान रखेंगे। बेटा होता क्या है कि आप कॉपी पेस्ट करते जाते हैं तो फिर उन बच्चों के क्वेश्चंस छूट जाते हैं जो कि इसी क्लास से रिलेटेड हैं। प्रदीप प्लीज आप इसे चेक करें एक बार, ये दोनों चीजें आप एक बार चेक करें अच्छे से। 58 डेज होगा, आप इसको गूगल सर्च करें, ठीक है, और 2-4 किताबों में सर्च करें, ठीक है। आमरण अनशन होता है काजल, मैंने आपको बताया है कि आमरण अनशन का मतलब होता है कि व्यक्ति खाना और पीना दोनों चीजें छोड़ देता है। खाना और पीना दोनों ही चीजें छोड़ देता है, और जब आप खाना और पीना छोड़ दोगे तो आप बताओ कि कब तक आपका शरीर इस चीज को झेलेगा। आमरण अनशन का मतलब होता है ऐसी फास्टिंग जिसमें व्यक्ति ना तो कुछ खाता है और ना ही कुछ पीता है। अब इनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में लोगों में गुस्सा और भरेगा, लोग और गुस्सा होंगे। और आपका डे क्या चल रहा है? 1952, यानी इस समय आपके देश के राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपकी संसद का भी गठन हो चुका है। हां जी, जिसे आप भूख हड़ताल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है बातें। मैंने पूरी स्टोरी आपको सुनाई कि क्यों किताबों में 56 लिखा रहता है और क्यों 58 हम इसको मानते हैं, ठीक है बेटा। आगे अब यहां पे चीजें हुई, इनकी डेथ हो गई। फलस्वरूप प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दिया, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य। तो आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेस स्टेट, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश। साहिल उसको ठीक कर लीजिए, उसको करेक्ट कर लीजिए। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य। दूसरा क्वेश्चन, रामुल्लू की मृत्यु कब हुई? रामुल्लू की मृत्यु कब हुई? या पूछ सकता है दूसरा क्वेश्चन, रामुल्लू की मृत्यु कितने दिनों में हुई? कितने दिनों में? तो आपको दोनों चीजें मैंने बता दी हैं कि 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हुई, लोगों में गुस्सा भरा, सरकार को प्रेशर में आ गई सरकार, और सरकार को पहले भाषाई आधारित राज्य 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। समझ आ गई ये बात? ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो इसको आप ठीक कर लेंगे। ठीक है, इसको आप ठीक कर लेंगे। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा कि अगर डेज का क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में या तो 56 होगा या 58 होगा, और जिस दिन से इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया उस दिन के हिसाब से 15 दिसंबर 1952 को जब इनकी डेथ हुई है तो वो 58 डेज में ही हुई है।
सबने आंसर किया है 58 डेज, 15 दिसंबर 1952। और आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ है? 1953 में। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे होगा 1 अक्टूबर 1953। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके घर में आप 2 या 3 या 4 बहन भाई हो। अब आपके पापा एक भाई के लिए क्या लेकर आए हैं? बहुत सारी चॉकलेट। तो आप कहोगे इसी के लिए क्यों आई है, हमारे लिए क्यों नहीं आई? हमें भी तो चाहिए ना, हमें भी तो चॉकलेट पसंद है, इसके लिए क्यों लेकर आए हो? और आपके घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा, आप आपस में लड़ने लग जाओगे। तो प्यारे बच्चे, यहां पर भी झगड़ा शुरू हुआ। लोगों ने कहा कि जब इनके लिए भाषा के आधार पर राज्य आपने बनाया है तो हमारे लिए क्यों नहीं? हमारे लिए क्यों नहीं बना रहे हो आप? हमारे लिए भी बनाओ। और लोगों ने डिमांड शुरू कर दी और सरकार बड़ी परेशान हो गई। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे देखिए, तेलुगु भाषियों के लिए पृथक राज्य के गठन के पश्चात अन्य भाषाइयों द्वारा अलग राज्य की भी मांग तेज हो गई कि भैया उनके लिए बनाया है तो हमारे लिए भी बनाओ। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। जिस पर विचार करने के लिए 1953 न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन। मतलब यहां पर आपके यहां पर भी टोटल 4 सदस्य हैं, जिसमें से 3 सदस्यीय आयोग, ऐसे लिखेंगे 3 सदस्यीय आयोग। 3 सदस्य, वहां पे कितने थे? 4। यहां पे कितने हैं? 3 सदस्य थे यहां पर। क्लियर है? अब देखो मैंने क्या बताया कि आपका मांग तेज हुई तो सरकार ने एक बनाया है फजल अली आयोग। बहुत पूछा जाता है, एसएससी भी इससे क्वेश्चन पूछ चुकी है। फजल अली आयोग। पहला प्रश्न कि इसका गठन कब हुआ, तो आप कहेंगे 1953 में। ठीक। दूसरा क्वेश्चन कि अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली। फजल अली। तीसरा क्वेश्चन कि इसमें अन्य सदस्य कितने हैं? अन्य सदस्य, तो आप कहेंगे 2। और वो 2 का नाम यहां पर पूछा जाता है। पहला लिखिएगा हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू, एक तो ये इनके साथ में थे और दूसरे थे के.एम. पनिक्कर। के.एम. पनिक्कर। और अगर आपसे पूछा जाए कि कुल सदस्य इसमें कितने थे, कुल सदस्य, तो आप आंसर करेंगे यहां पर कि भैया 3 थे। अब इस आयोग से भी यही प्रश्न है कि प्लीज इस चीज का कोई सॉल्यूशन कीजिए कि हमें क्या भाषा के आधार पर बाकी राज्यों को भी बनाना चाहिए या कोई और तरीका भी हो सकता है जिससे हम लोगों की मांग को पूरा कर सके। इस फजल अली कमीशन से भी सेम क्वेश्चन सरकार कर रही है कि प्लीज कोई सॉल्यूशन निकालिए। अब फजल अली आयोग भी कहेगा कि भाषा के आधार पर नहीं, लेकिन ये केवल इतना नहीं कहेगा कि भाषा के आधार पर नहीं करना, ये और भी बातें कहेगा कि आपको क्या क्या करना है। तो टोटल 3 सदस्य और अन्य सदस्य कितने हैं, तो आप कहेंगे कि मैम 2 हैं। टोटल 3 हैं, उसमें टोटल कितने थे? 4 थे। ठीक है, इतनी बात आई बस समझ। फजल अली आयोग क्यों बना है? क्योंकि फिर से वही मांग तेजी से बढ़ रही है। अब इस आयोग ने क्या कहा, ये 2 अन्य सदस्य हैं के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका ये किसके लिए बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। इसका नाम क्या है?
ये जो फजल अली आयोग है प्यारे बच्चे, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी फजल अली आयोग को हम राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। क्यों कहते हैं प्यारे बच्चे? क्योंकि यही कमीशन है जो क्या करेगा? पूरा भारत जो है दिखाएगा। आदित्य गोज्ञान जी, थोड़ी देर पेशेंस रखें, गूगल को अच्छे से सर्च करें, एक दो साइट्स पे नहीं जाइए और आप ऐसी साइट्स पे जाइए जो कि आपकी ऑथेंटिक साइट्स होती हैं। और मैंने आपको बताया है कि 56 दिन क्यों दिखाता है, क्योंकि 56 दिन फास्टिंग की थी उन्होंने और 2 दिन हॉस्पिटल में रहे, जिसमें वो कोमा में रहे और 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई, यानी कि 58 डेज में उनकी डेथ हुई है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं इस चीज को और आप बार बार एक चीज को कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं? कौन से एग्जाम में 56 माना है बताइए मुझे। और मैंने ये कहा कि 56 या 58 में से एक ही ऑप्शन में होगा। दोनों मैंने आपको बता दिए बेटा, आपको ये बात समझनी होगी। यहां पे ये जो मैंने पूरी कहानी सुनाई है, ये क्यों सुनाई है और क्यों 56+2 लिखा है? क्योंकि 56 डेज तक उन्होंने आमरण अनशन किया। इस दिन तक वो बेटा फास्टिंग पे बैठे और फास्टिंग पे बैठने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई। आप खुद सोच के देखिए कि एक व्यक्ति जो ना खा रहा है ना पी रहा है, उसकी तबीयत तो खराब होगी ना। तो 56वें दिन उनकी तबीयत खराब हुई और 2 दिन वो हॉस्पिटल में रहे। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आप एक बार चेक कीजिए इसको। और मैं भी, अगर आपका इतना प्रेशर है तो मैं इसको और चेक कर लूंगी, और अगर लगेगा कि नहीं 56 ही होना चाहिए तो 56 करवा दूंगी। ठीक है, तो ये आपको देखना है अच्छे से। ऑथेंटिक साइट्स पे जाइए, 2-3 जगह सर्च कीजिए चीजों को और उसके बाद फिर हम तय कर लेंगे। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है वो यही है बच्चा। नहीं आदित्य, मैं ये कह रही हूं कि अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक ही ऑप्शन में होगा। आप इस बात को नहीं सुन रहे हैं मेरी। ये बेटा मैंने क्यों लिखवाया है 56+2 क्यों लिखवाया है? क्योंकि अगर 56 आए तो आप 56 पे कर देना, और अगर 56 नहीं आए तो 58 पे कर देना। और आपको कहानी मैंने पूरी सुनाई है, आप एक बार इसको अच्छे से गूगल पर सर्च करना। अभी नहीं, बैठ के आराम से सर्च करना। जब आप मुझे कोई डाउट भेजते हो तो मैं बोलती हूं कि ठीक है मैं इसको सर्च करूंगी एक बार, क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह पर अलग अलग दे रखी हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहां पर फजल अली कमीशन को ही हम क्या कहते हैं? फजल अली कमीशन को ही हम कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, तो आप इसे क्या कहेंगे? राज्य पुनर्गठन आयोग। यहां लिख लेना आयोग, हम इसको कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा यहां पर आयोग। उसके बाद प्यारे बच्चे यह आयोग गठन हुआ। अब इस आयोग ने क्या किया? इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी और इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। बेटा यहां से मैं आपको कल समझाऊंगी। ठीक है, कल आपका भारत बनकर तैयार हो जाएगा और फिर हम चलेंगे आपके अगले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है नागरिकता, सिटीजनशिप। क्लियर है बेटा? तो आपकी सिटीजनशिप की पीडीएफ मैं आज ही तैयार करवा दूंगी और पॉसिबल हुआ तो आज ही डलवा दूंगी, और नहीं कल पूरी ही पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और कल हम इसे खत्म करेंगे। कल मैं आपको बताऊंगी कि क्यों भारत में आज 28 राज्य और प्यारे बच्चे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यही विराम देते हैं। ध्यान रखना, फजल अली कमीशन हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।